Hello friends, I am Sanjay Chauhan and you are watching me on the platform of Innovators Adda. So today in this session we are going to discuss about a very important topic, that is GPAT 2022 preparation. Yes, we are going to discuss about GPAT 2022 preparation. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में होंगे, उनको भी जीपैट के बारे में कुछ आइडिया लग चुका होगा। आप में से बहुत सारे लोग सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, कुछ लोग फाइनल ईयर में होंगे, जो लोग अपकमिंग जीपैट 2022 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक चीज डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा वीडियोस लेट हो गए। उसके कई सारे रीजंस थे, कभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं और साथ साथ थोड़ा सा हेल्थ का भी कंसर्न मेरा था। उसके अलावा जो है लैपटॉप की विंडोज भी क्रैश हो गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियोस आने में देरी हो गई। सो अभी सब कुछ ठीक है, तो देखते हैं कब तक ये सही सारी चीजें रहती हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल रेगुलर सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग कॉन्स्टेंटली इसको वॉच करते रहिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट। सो हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस जीपैट 2022 प्रिपरेशन। सो हाउ, अगर हम बिगनर हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर थर्ड ईयर में हो तो कैसे कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द जीपैट 2022 प्रिपरेशन। Definitely through a right strategy. You can see over here, one word is right and one word is strategy. So definitely apart from constant focus, आपकी कंसिस्टेंसी पढ़ाई में होनी चाहिए, हार्ड वर्क और डेडिकेशन की तो जरूरत होती है, लेकिन ये सारी चीजें सफिशिएंट नहीं होती हैं। These are not sufficient. If you are not having the right strategy, right approach, definitely you are going to fail in that examination. तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको राइट अप्रोच होनी चाहिए, सो दैट यू कैन नॉट डेविएट, आप अपने रास्ते से भटको नहीं और आपको सही रास्ते पे जाना। और सही रास्ता आपको कौन दिखाएगा? वी एज ए मेंटर, वी एज ए टीचर। और आप मुझे क्यों सुनोगे? बिकॉज मैंने जीपैट दो बार क्वालिफाई किया विथ ऑल ओवर इंडिया रैंक, बहुत ही अच्छी रैंक से मैंने किया है। मैं एक नाइपेरियन भी रह चुका हूं। सो इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, उस एक्सपीरियंस को आपको फायदा लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चैनल पर जीपैट की काफी सारी वीडियोस कैसे स्टार्ट करते हैं, जीपैट की एग्जामिनेशन क्या क्या होती है। 2021 में काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या है, तो आप प्लेलिस्ट को जाओ और एक बार वॉच करो उसको विजिट करके। सो नाउ कमिंग ऑन दी व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट स्ट्रेटेजी। राइट स्ट्रेटेजी क्या है हम लोगों के हिसाब से? तो ये सारे स्ट्रेटेजीज मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से देख के बनाया हुआ, ताकि बहुत आउटडेटेड स्ट्रेटेजी ना रहे। सो उसमें सबसे पहली है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। किसी भी एग्जामिनेशन को, आप चाहे फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन दो, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन दो, चाहे आप दुनिया का आईएएस पीसीएस कोई भी एग्जामिनेशन दो, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट समझनी होती है। क्योंकि फार्मासिस्ट का एग्जाम अलग होता है, डीआई का अलग होता है, यूपीएससी का अलग होता है। ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, सो रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम, देन यू शुड गो फॉर द सिलेबस। आपको सिलेबस देखना है। इफ यू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ जीपैट, तो आपको पीसीआई का जो बी फार्मा का सिलेबस है, ईच एंड एवरी सिलेबस इज गोइंग टू बी कवर्ड। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है, आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के जाना। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। देन आफ्टर दैट व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, आपको उसके बाद एनालिसिस करना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उससे हमें ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। तो यानी कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2022 के लिए, तो 2021 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बहुत लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं, जो अगले साल अपीयर होने वाले हैं। तो उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उनको भी अभी अपनी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल पे पूछा जा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है। तो अगर आप एनालिसिस करोगे तो दो चीजें आप पाओगे। एक तो ये है कि ये जीपैट एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता है नाइपर के कंपैरिजन में। यानी कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी बहुत जरूरी है। खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम आप तो क्लियर कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी रैंक नहीं आएगी। फैक्चुअल डेटा भी आपके पास होना चाहिए। सो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट इज द बेसिस फॉर दिस एग्जामिनेशन। और वो कैसे आपको पता लगेगा? जब पिछले साल के पेपर को एनालाइज करोगे। और सबसे बड़ा गाइडेंस यही होता है आपके लिए। देखो कंपटीशन में क्या होता है कि कंपटीशन में इतने सारे लोग हैं, यूट्यूब सभी के पास है, अच्छे अच्छे टीचर सभी के पास है, लेकिन सिलेक्शन क्यों सभी लोगों का नहीं होता? बिकॉज उनकी राइट स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको जरूर करना है। तो सबसे पहले एग्जाम का रिक्वायरमेंट, फिर सिलेबस देखना है, एक बार उससे गो थ्रू हो जाना है। उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आपको करते रहना है। उसके अलावा जब ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो यू विल बी एबल टू नो अबाउट द कोर एरियाज। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपके 36 अराउंड सब्जेक्ट हैं पूरे बी फार्मा में। अगर आप पीसीएस सिलेबस देखो तो क्या 36 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। आपके केवल 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, वो भी टॉपर बनने के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 4 सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। वो कैसे, मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो आपको कोर एरियाज पता लगेंगे, जैसे सूटिक्स पता लगा आपको, तो सूटिक्स में आपको पता लगेगा कि टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजेक्टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तब उससे कोर, अब टैबलेट में घास पूछा जाता है, कोटिंग से सवाल आ रहा है, प्रिपरेशन से आ रहा है, ग्रेनुलेशन से आ रहा है, उसके बाइंडिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो आपको एरियाज पता लग रहे हैं। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी। उसके बाद जैसे सब कुछ पता लगा, तो आपको अपना एक स्मार्ट सिलेबस बनाना चाहिए। यू शुड डिजाइन योर ओन स्मार्ट सिलेबस। क्यों? क्योंकि जब एक स्मार्ट सिलेबस बन जाएगा, तो जो आपका 36 सब्जेक्ट था, वो होके एक सिलेक्टेड 2-3 पेज का सिलेबस आपका हो जाएगा। यानी आप कंफर्म हो जाओगे कि सूटिक्स में ये पढ़ना है, कोलोजी में ये पढ़ना है, कोग्नोसी में ये पढ़ना है। सो डेफिनेटली यू आर हैविंग एन स्मार्ट सिलेबस। और मैंने जीपैट की जो वीडियो बनाई है, स्मार्ट सिलेबस बताया हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज आपको थोड़ा सा अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट मैंने कम इंफेसाइज किया, लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड देखा जाए तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफी बढ़ गए हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को भी इसमें ऐड कर लेना है, बाकी सब सिलेबस सेम रहने वाला है। सो उसके अलावा क्या चीज में ध्यान देनी चाहिए? अब जो सारी चीज आपने एक बार एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझ ली, सिलेबस देख लिया, एनालिसिस कर लिया, दैट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट टाइम कि आपको स्टार्ट करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन। अब आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी, लिमिटेड सोर्स रखना। लिमिटेड सोर्स का मतलब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब मल्टीपल, आप कोलोजी बहुत सारे लिपिन कॉर्ड से भी पढ़ रहे हो, गुडमैन एंड गिलमैन से भी पढ़ रहे हो, केडी से भी पढ़ रहे हो, आपको फिलोसफी पीएचडी नहीं करनी है, जीपैट से पीएचडी नहीं करनी है आपको। आपको कॉलेज में एडमिशन किस वजह से ले रहे हो? आप किस पर्पस से ले रहे हो? केवल एडमिशन से पर्पस ले रहे हो। जब हो जाएगा एडमिशन, तब करो पीएचडी आप। तो अभी आपको लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि कोलोजी, कोलोजी के लिए केडी त्रिपाठी सफिशिएंट है, जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपके एनके जैन सफिशिएंट है, कोग्नोसी के लिए सीके कोकाटे सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिंगल सोर्स आप यूज करो। उससे क्या होगा कि बार बार आप रिवाइज कर पाओगे, और रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब जैसे मान लो आज आपने टैबलेट टॉपिक पढ़ा आपने सूटिक्स में, ठीक है, आपने वो जो स्मार्ट सिलेबस डिजाइन किया, जो कि मैंने वीडियो बनाई है, और अपना भी एक समझ के एक अपना स्मार्ट सिलेबस आपने डिजाइन किया। उसके बाद टैबलेट आपने पढ़ा, अब आपके पास एक होना चाहिए क्वेश्चन बैंक। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक, चाहे वो फार्मासिस्ट एग्जाम हो, चाहे डीआई का हो, किसी का भी हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपके पास ईयर वाइज नहीं होना चाहिए कि जीपैट 2011, जीपैट 19, 2018, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। वो आपका डीआई एग्जाम में भी काम में आएगा, फार्मासिस्ट में आएगा। तो आपने टैबलेट पढ़ा, अब टैबलेट के क्वेश्चन लगाओ, देखो आपको वो क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो उससे पता लगेगा कि क्या कमी रह गई उसमें। तो वो कमी आप रिजॉल्व कर लोगे, तो आप डीआई में चाहे कहीं भी आए वो क्वेश्चन, मतलब एक बार आपको पढ़ाई करनी है, उसी से डीआई भी निकाल लेना है, उसी से फार्मासिस्ट भी निकाल लेना है, उसी से हर एग्जामिनेशन निकाल लेना है फार्मेसी का। इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब आपको क्या करना है, टॉपिक को जो है उसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से भी देख लो। अगर किसी टॉपिक की वीडियो नहीं है, तो आपको आइडिया, रास्ता सुझा दिया मैंने, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। क्योंकि सिलेक्शन देखिए आपका सेल्फ स्टडी से ही होता है। कोई भी टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, ही और शी कैन गाइड यू। वो सिलेक्शन आपको नहीं दिलाता है, ठीक है, इस बात को आप समझिए। सिलेक्शन आप अपनी मेहनत से लेते हो। देन आफ्टर दैट आपको बार बार देखिए, याद रखिए, अगर मैं किसी एग्जामिनेशन में फेल हुआ हूं, तो यही कारण हुआ है कि मैं फेल हुआ हूं। मल्टीपल रिवीजन, यू शुड गो फॉर द मल्टीपल रिवीजन। और रिवीजन कब आप कर पाओगे? जब आपके पास शॉर्ट नोट होंगे, जब आपके पास लिमिटेड सोर्सेज होंगे। पता लगा आपने 4 किताब से कोलोजी पढ़ी, एग्जाम से पहले आप पलट ही नहीं पाओगे किताब, पढ़ने की तो बात ही छोड़ो आप। तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो होना, कम होने चाहिए, लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए। लास्ट टाइम पे आप रिवाइज कर पाओ, जब रिवाइज कर पाओगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने सिलेबस भी कवर कर लिया है, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है, सारी चीजें। एक सवाल बड़ा पसंदीदा रहता है लोगों का कि सर टेस्ट सीरीज वी शुड ज्वाइन और नॉट। देखिए ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सब कुछ टेस्ट सीरीज से आता है। टेस्ट सीरीज वगैरह से एक आध दो क्वेश्चन तो वैसे भी फंस जाते हैं, दूसरे से भी, क्वेश्चन बैंक से भी। जब ऑलरेडी आपने क्वेश्चन बैंक से बहुत अच्छे से उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया, तो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है कि लोग अगल बगल पड़ोसी कर रहे हैं, लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने से उससे थोड़ा सा ये फायदा हो जाएगा आपका कि आपको जो है उस एग्जामिनेशन का प्रेशर, टाइम मैनेज करना, सारी चीजें आ जाएंगी। और वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी कर सकते हो कि पिछले साल का कोई क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाओ और देखो, उसको प्रैक्टिस करो। दैट इज गोइंग टू बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं आते, इक्के दुक्के आ गए तो बात अलग है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है। फिर उसके बाद जब कॉन्फिडेंट होगा, तो आप डेफिनेटली दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ठीक है।
तो ये बिल्कुल सही तरीका आपको फॉलो करना है और मैं आपको गारंटी के साथ आप लिखित मेरे से ले लो, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज के लिए तो आपको 100% सिलेक्शन होना है। किसी भी एग्जाम की मैं गारंटी ले सकता हूं अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो तो। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को क्या करना होता है, कट ऑफ एनालिसिस जरूर करना होता है भाई। अब देखोगे तो अभी मैं पैटर्न आपको बताऊंगा। 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन आर देयर, 500 मार्क्स इज देयर, मींस वन क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, अंडरस्टैंड। तो अभी आप देख रहे हो कि 2020 का आप देखोगे तो 160, मैं जनरल को मान के चल रहा हूं, 160 मार्क्स के करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी 180 85 मार्क्स के करीब 2021 में गया है। तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है कट ऑफ आपको। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, रिसोर्सेज हैं, टीचर अच्छे अच्छे हैं। तो आप भी अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए, अपने हिसाब से अपना लेवल थोड़ा सा और ऊंचा करिए। ठीक है, जब मेरे जैसा टीचर आपके पास हो, मैं तो प्राउडली कह सकता हूँ अगर मेरे से कोई बच्चा पढ़ा हुआ अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मन से पढ़ाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि और टीचर नहीं दिल से पढ़ाते, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ दिल से पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। तो आपको कट ऑफ जो है बिल्कुल देख लेना है। तो कट ऑफ जब आप देखोगे तो 47 टू 48 क्वेश्चन, मींस आउट ऑफ 125 क्वेश्चन यू आर रिक्वायरिंग 47 क्वेश्चन फॉर द सिलेक्शन। क्या आप 47 क्वेश्चन नहीं कर सकते? अभी बताता हूं कैसे आप इजिली आराम से क्रैक कर सकते हो, जो आप परेशान होते रहते हो इस चीज के लिए। सो एग्जाम पैटर्न अगर आप देखो तो 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चंस आर देयर, it is of 500 marks, mean one question is equal to 4 marks and there will be 1 by 4 negative marking। लेकिन मैंने लास्ट में क्या लिखा हुआ, यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जब नेगेटिव मार्किंग हो तो भी आपको रिस्क लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा अगर आपको टॉपर लिस्ट में आना है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई टॉपर लिस्ट की है। अच्छी रैंक आएगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर सारी चीजें होंगी, आपका करियर जो है थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ उसका जो लुढ़काव है वो एक अच्छी चीजों की तरफ होगा। ठीक है, झुकाव जो है उसका। तो कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना चाहिए। रिस्क कुछ भी नहीं है, हमें कैलकुलेटेड कि कितना मुझे का, अभी कैसे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं सब मैं बताने वाला हूं आपको, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो कोर एरियाज जरा हम लोग देख लें। जब मैंने जीपैट दिया था और अभी रिसेंटली दिया तब भी थोड़ा सा पैटर्न था, लेकिन आपके टाइम पे अच्छी बात है कि सब कुछ फिक्स है। दे आर गोइंग टू आस्क 38 क्वेश्चन फ्रॉम pharmaceutical chemistry, they are going to ask 38 question from pharmaceutics, they are going to ask 28 question from pharmacology, they are going to ask 10 question from pharmacognosy। सो अगर आप टोटल करो तो 110 से 111 क्वेश्चन तो यही हो गए। और सोचो कि आपने केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ा और आपके 111 क्वेश्चन तैयार हो गए। बाकी तो ये छोड़ दो, लेकिन आपको मैं सुझाव दूंगा कि अगर आप टॉपर रैंक में लाना चाहते हैं अंडर 50, हाँ 1 रैंक लेके आना चाहते हैं, तो आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी, हैप और बायोकेम पे भी कमांड करना पड़ेगा। मतलब एक एक क्वेश्चन की मार हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन अगर आपका गड़बड़ा है तो आप काफी पीछे चले जाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सोच के देखो कि किसी की अगर सूटिक्स अच्छी है 38 में से वो 30 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, और अगर उसकी कोलोजी थोड़ी सी पड़ी तो 28 में से अगर 15 भी कर दिया तो 45 क्वेश्चन तो यही हो गए। आपका कट ऑफ केवल फार्मास्यूटिक्स कोलोजी पढ़ के हो गया। जो आप लोग हवा बनाए रहते हो ना केमिस्ट्री केमिस्ट्री की, सर केमिस्ट्री नहीं आती, ये है वो है, आपका सिलेक्शन तो 2 ही सब्जेक्ट से हो जाना है, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं लेना, आपको टॉप करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। समझ गए आप? तो मेन स्ट्रेटेजी क्या है, हमें कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो पता होना चाहिए। तो जब हमें पता है कि केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने से 45 क्वेश्चन हो जा रहा है, तो अगर हम 2 सब्जेक्ट भी पढ़ के जाए तो भी हम जीपैट क्वालिफाई कर लेंगे अगर अच्छे से पढ़ के जाए तो। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमें रैंक ले आनी, तो हम सारे सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। अब जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें 3-4 सब्जेक्ट, कहने को सब्जेक्ट तो बहुत सारे, जैसे आईपीसी हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसके अलावा मेडिसिनल हो गया, फिर वो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस वाले हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं ये नाम के सब्जेक्ट हैं, सिलेक्टेड सिलेबस है। जैसे मैं आपको बता दूं आईपीसी, आईपीसी में केवल लिमिट टेस्ट पूछता है। आईपीसी तो पढ़ते हो पूरा सेमेस्टर एक, लेकिन केवल आपको लिमिट टेस्ट पढ़ना है बस, आईपीसी खत्म हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है, वुड्स रिएक्शन क्या है, कोल्बे रिएक्शन क्या है, विटिक रिएक्शन क्या है, डायल्डर्स रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें, रिमर टीमन रिएक्शन क्या है, ये सब रिएक्शन और रिएजेंट पढ़ने, कौन से रिएक्शन का कौन से रिएजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई, सिंपल, नेमिंग रिएक्शन पढ़ने से ही। स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ दो, इजेड आरएस सिस्टम क्या होता है, एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। उसके बाद एनालिसिस वगैरह में जितने भी एनएमआर वगैरह ये सारी चीजें हैं, ये सब पढ़ लो आप, खत्म हो गया। तो सब्जेक्ट पे फोकस मत करो, आप टॉपिक पे फोकस करो। ठीक है, चलो हम लोग जरा और प्रोसीड करते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड क्या रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं आपको बताऊं
तो अभी आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मींस टिक दो इज। तो ये कहां से आया हुआ है? आप अगर आप अच्छे सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो आप देखोगे जनरल फार्मेसी क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स का, ठीक है। तो वहां से देखोगे, अगर प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट आपने पढ़ा होगा तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कितना एग्जांपल है, कितना इजी है ये, ठीक है। उसके अलावा हैवी मेटल्स मेंशन्ड इन डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन, कौन कौन सी हैवी मेटल्स, वो सब भी आप यहां से लगा सकते हो। ये आईपीसी का क्वेश्चन है आपका। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ है, ये रबर से क्वेश्चन आया हुआ है, रबर क्लोजर से। जब क्लोजर के लिए हम लोग रबर की फॉर्मुलेशन होती है उसको बनाते हैं। अब देखो, देखने में बहुत डरावना सा लग रहा होगा क्वेश्चन, तो आपको इसमें क्या करना, मैच करना किसके सामने कौन। और ये देखो यूपीएससी की तरह बिल्कुल इन्होंने क्वेश्चन बना रखा है, ए का 2, बी का 4। तो आपको एक पकड़ना। आपको पता है कि फिलर जो होता है, टायर हो चाहे कुछ भी हो, वो कार्बन की चीज होती है फिलर। तो कार्बन वाला ऑप्शन पे जाओ, मिलाओ आप। अब देखो डी का 3, तो डी का 3 किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहां पर है। तो इसी को कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसकी बात मैं कर रहा था ना, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के करना है, ये वही है। देखो आराम से इसका आंसर मिल गया। अब कंफर्म करना चाहते हो जरा, ए का 2, ए का 2 देखो क्या है, एक्टिवेटर, बिल्कुल स्टेरिक एसिड है। बी का 5, ठीक है, ये हो गया। सी एक्सेलेरेटर आपका जिंक वाला हो गया। तो इस तरीके से सारी चीजें आप कर सकते हो इजीली। एक ऑप्शन क्लियर हुआ, सारी चीजें हो गई। देखने में डरावना है, ये माइंड सेटअप आपके डिस्टर्ब करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके सेट किए जाते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही सिंपल होता है, आप मान के चलो, बस केवल आपको प्रेशर में डालने के लिए ये एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी होती है। अब ये देखो वैक्सीन से क्वेश्चन आए हुए, ये माइक्रोबायोलॉजी के सवाल है। तो माइक्रोबायोलॉजी देखो, अब कहने को तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये माइक्रोबायोलॉजी, पूरा सेमेस्टर आप पढ़ते हो, लेकिन बहुत सेलेक्टेड जीपीएट में पढ़ना। जैसे स्टरलाइजेशन पढ़ना है, कौन से इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, स्टेनिंग टेक्निक, बस 4 से 5 टॉपिक पढ़ा, माइक्रोबायोलॉजी खत्म। और ये वैक्सीन वाला पार्ट खत्म, माइक्रोबायोलॉजी आराम से लगा लोगे। तो इस पे मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। हो सकता है जब आप वीडियो डालो तब तक मैं इस पे वीडियो बना के भी डाल दूं। बहुत आराम से कॉन्सेप्ट है, कौन सा ओरल है, नहीं तो आप रटते रह जाओगे कौन सा ओरल है कौन सा क्या है, और गलत करके फिर चले आओगे, ठीक है। यूएसपी डिफाइंस लिक्विड प्रिपरेशन, ये देखो क्वेश्चन, टिंचर, इन्फ्यूजन, एक्सट्रैक्ट, ये सब डेफिनेशन फर्स्ट ईयर में शूटिंग्स में पढ़ाई जाती है। तो हाइड्रो अल्कोहलिक किसको कहते हैं, टिंचर किसको कहते हैं, एलिक्सर किसको कहते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। जब फार्मासिस्ट का एग्जाम दोगे ना, तो इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ फेशियल बोन इन ह्यूमन एडल्ट, हैप का सवाल है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सवाल है। ये रटा रटा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखो कोग्नोसी का ये सवाल है। कोग्नोसी में आपको बता दूं, कोग्नोसी है बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन 4-5 टॉपिक आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट, फटाफट सुन लो आप इसको। टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड्स, रेजिन्स, ये और टर्पिनॉइड्स, 5 टॉपिक पढ़ने हैं। इनमें ड्रग कौन कौन सी है, केमिकल टेस्ट कौन सा है, उसके अलावा कौन सी ड्रग का क्या सिनोनिम नेम है, बस इतना ही कोग्नोसी पढ़ोगे, 10 में से 8 क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। इतना ही पढ़ना आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, और आराम से इस सवाल को आप लगा लोगे, ठीक है। अब जैसे ये टर्पीन्स वाला सवाल आ गया, तो टर्पीन जब मोनोटर्पिनॉइड्स आप पढ़ोगे, सॉरी टर्पिनॉइड्स पढ़ोगे, तो टर्पीन्स की क्लासिफिकेशन आती है, उसमें C5H8 उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है। मोनोटर्पीन्स मतलब एक टर्पीन स्ट्रक्चर है, डाई टर्पीन्स, तो ऐसे एग्जांपल आपको, ये थोड़ा रटने वाला था, मैंने कहा ना फैक्ट भी आता है, तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है कि प्राइमरी स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग से पूछ दिया है। लिपोपॉलीसेकेराइड होता है ग्राम निगेटिव में। तो जब ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में डिफरेंस पढ़ोगे ना, तो ये सवाल आराम से इजीली कर लोगे आप, ठीक। उसके अलावा देखो ये सुटिक्स का क्वेश्चन, तो सुटिक्स में देखो मिक्सर से सवाल आया है, टैबलेट से आया हुआ है। अब सुटिक्स में कहने को 4-5 सब्जेक्ट है, जनरल फार्मेसी है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, बायो फार्मास्यूटिक्स है, इंडस्ट्रियल है, एनडीडीएस है। 5 सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ना क्या है, बस 5 से 10 टॉपिक पढ़ना है। जैसे फर्स्ट ईयर में जब आप जनरल फार्मेसी पढ़ते हो, सस्पेंशन, इमल्सन, पैरेंट्रल्स, और ये प्रिस्क्रिप्शन, फार्माकोपिया, खत्म हो गया बिल्कुल। उसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में टैबलेट, पैरेंटल्स, ये सब आपने पढ़ लिया, खत्म हो गया आपका। बायोफार्मास्यूटिक्स में केवल कंपार्टमेंट मॉडलिंग पढ़नी है और क्लियरेंस वाला फार्मूला पढ़ना, बायोफार्मास्यूटिक्स खत्म हो गया। एनडीडीएस में जीआईडीडीएस पढ़ना है, टीडीडीएस पढ़ना है, एनडीडीएस खत्म हो गया। तो अब देख रहे हो 10 ही टॉपिक है पूरे सुटिक्स में पढ़ना, यहीं से घुमा फिरा सवाल पूछे जाते हैं। तो इतना परेशान मत हो आप, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट अगर हो रहा होगा तो वीडियो को जो है बिल्कुल हाई डेफिनेशन पे करके और पॉज कर करके आप देख लेना, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ फटाफट, ठीक है। एंटागोनिस्ट किसका कौन सा, बेंजोडाइजिपिन का एंटागोनिस्ट यहाँ पे पूछा हुआ, फ्लोमाजेनिल होगा कि कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे पूछा हुआ इंपोर्ट,
ये जूरिस्प्रूडेंस का, तो जूरिस्प्रूडेंस में 4-5 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको एक्ट कौन सा किस ईयर में आया था, फॉर्म्स डीएनसी एक्ट में, शेड्यूल्स और एनडीपीएस एक्ट की फाइन्स वगैरह, यही सब चीजें। जूरिस्प्रूडेंस खत्म, और एनके जैन बुक से पढ़ना है। फॉर्म जब पढ़ोगे तो ये सवाल आराम से लगा लोगे, फॉर्म्स वाला। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वीडियो से ही आ गया जो मैंने पढ़ाया हुआ है। पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप देखना उसमें किस सेक्शन के तहत, 21 के तहत किया जाता है कि 23 के तहत किया जाता है, मैंने आंसर उसमें बता रखा। वो देखो सवाल डायरेक्ट यहाँ से आया हुआ है। आपको यकीन नहीं आ रहा, वो वीडियो जाके देखना, और स्टार्टिंग में जो आप स्क्रीनशॉट लेके देखना, उसमें मैंने लिखा हुआ बोर्ड पे ये चीज, वहीं से डायरेक्ट। अब ये देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, क्वेश्चन भी बड़ा केयरफुली पढ़ना है, नॉट कॉलिगेटिव। अगर आपको कॉलिगेटिव पता होगा तो आप पढ़ोगे कि मास डिपेंडेंट होता है कि मास इंडिपेंडेंट होता है, तो आपने पढ़ा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये है। यानी कि सी वाला नहीं है, तो देखो सी किसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो कि इसमें बी ए बी डी किसमें है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया सही। लेकिन अगर ए में कंफ्यूजन है बी और डी में, आपको पता है देखो इसमें बी है नहीं है, इसमें देखो बी है नहीं है, इसमें बी है लेकिन डी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, खाली इसमें बी डी है। इस तरीके से एलिमिनेट करके आपको ऑप्शंस लगा लेने हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा चीजों को समझो, स्मार्ट बनो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्मार्ट नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, बस गलती नहीं करनी, बस पढ़ाई एकदम आपकी जारी रहनी चाहिए। देखो ये आपका डिसोल्यूशन से टैबलेट, ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्वेश्चन पूछ दिया। नॉइज बिटनी इक्वेशन हमेशा डिसोल्यूशन से होती है, फिक्स लॉ हमेशा डिफ्यूजन से होता है। हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन आप पीएच वाले में पढ़ते हो, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आप पढ़ते हो किसमें, एंजाइम, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे काइनेटिक्स, एंजाइम की काइनेटिक्स। देखो ये एंजाइम से सवाल आ गया, ऑक्सीडेजेज, आप यूवी सत्यनारायण जब बुक पढ़ोगे ना, उसमें देखो सामने एकदम दिया हुआ ऑक्सीडेजेज, ये सब कुछ दिया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, हाफ रिएक्शन, ये केमिस्ट्री का सवाल पूछ दिया इन्होंने। ठीक है, ये आपका एनालिसिस का सवाल पूछ दिया कि किससे आप एनएमआर, मास, ये सब जो टेक्निक्स होती हैं सब उन सब से आया हुआ है। ठीक है, ये एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन से, कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है वो यहाँ से देखो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, देखो नाम लिखा हुआ ना, इनल, इनल, 4 ब्यूटिनल, ये सब आप देख रहे होगे सब चीजें। चलो, सिल्वर नाइट्रेट रेजेंट यूज फॉर लिमिट टेस्ट, मैंने कहा ना कि जो आईपीसी है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, लिमिट टेस्ट आता है। देखो लिमिट टेस्ट से अब किसमें सिल्वर नाइट्रेट किसमें आप यूज करते हो, क्या क्लोराइड में यूज करते हो या मरकरी वाले में यूज करते हो। अब देखो इसको, अब ये देखो कोटिंग से, मैंने कहा ना टैबलेट में फिक्स है सवाल, टैबलेट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ग्रेनुलेशन कैसे करते हैं, कोटिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें पूछी जाती है टैबलेट में। ठीक है, उसके अलावा इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ये सब कैसे किया जाता है। और कोटिंग में फिल्म कोटिंग और एंट्री कोटिंग और सुगर कोटिंग, बस 3 ही कोटिंग, उनके स्टेप्स पूछे जाते हैं, एजेंट कौन कौन से होते हैं। खत्म हो गया, आपको लियोन लैकमैन से पढ़ लेना, पूरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, आपके लाइब्रेरी में है तो लाइब्रेरी से इशू करके पढ़ लो आप, अगर इस टाइम पे आप लाइब्रेरी में नहीं जा पा रहे हो तो। ठीक है, अब ये जैसे है, देखो टैबलेट से कितने सारे सवाल आए, मैंने कहा ना टैबलेट से कहाँ कहाँ सवाल आते हैं। देखो टैबलेट का लैक्टोज कौन सा है, अब जैसे आपने पढ़ा होगा लैक्टोज, लैक्टोज जो है आपका किस में रहता है, कि, किसमें मेलाइड रिएक्शन में शायद ये करता है, इस तरीके से आपने देखा होगा मेलाइड रिएक्शन किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो जरा ये देखो ए का 2 कहीं दिख रहा है आपको, ए का 2 ये वाला ऑप्शन, अब ए का 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट होगा, अब 2 में केवल कंफ्यूजन है। अब जरा और एक को मिलाओ, मैनिटॉल किस लिए यूज किया जाता है, 2 to 4% ऑफ मॉइस्चर, किस, ये लैक्टोज या कैल्शियम फॉस्फेट किसके लिए आप यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें अब देखो। ठीक है, उसको मैच करके कर दो, इस सवाल को आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कुल मिला जुला के कंक्लूजन क्या निकला, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में टॉपिक क्या पढ़ना है, आप ये तो देखो। सूटिक्स 5 सब्जेक्ट, लेकिन टॉपिक कितने, 10-12 टॉपिक है बस। तो 1-1.5 महीने में आराम से, अगर आप 1.5 महीने 3-3, 4-4 घंटे करके पढ़ लो ना, आप जीपैट आराम से क्रैक कर दोगे, जीपैट का कोई भी एग्जाम। गो फॉर द सिलेक्टेड स्टडी, यही यही तो हमें बताना है, एज ए टीचर हमारा यही तो रोल है। बाकी तो नेट हर चीज आपके पास है, सब पढ़ सकते हो, टीचर का रोल क्या है, लेकिन सही रास्ता सुझाना यही टीचर का काम है भाई। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर क्या कोचिंग जरूरी है इसके लिए। देखो कोचिंग में एक वर्ड है कोच, तो जब आपको कोच फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ बता रहा है, जब कोच आपका इतना कैपेबल है, एग्जाम निकाला हुआ है, जब तो आपका कोच इतना सक्षम है, सब कुछ बता सकता है, तो कोचिंग क्यों करना आपको जरूरी है। कोचिंग आप क्यों करते हो, आपको गाइडेंस के लिए, कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं कराती, किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन कर लो दुनिया में, कोचिंग आपको गाइडेंस के लिए, आपको गाइड करती है। आप लकी हो कि आपके पास यूट्यूब है, आपके पास 2016 के बाद जियो ने रिवॉल्यूशन ला दी बिल्कुल इंटरनेट में।
अब देखो कि सारी चीजें हैं। 2016 के पहले हम लोग जब जीबीट देते कितना स्ट्रगल करते थे। 1 GB नेट 150 रुपए में मिलता था, वो भी किसी को हम इंटरनेट कनेक्शन भी जल्दी नहीं हम लोग देने की कोशिश करते थे, हॉटस्पॉट नहीं देने की कोशिश करते थे। आज आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आज सब कुछ, जब इस कोविड की सिचुएशन में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सब कुछ। तो मेरे ख्याल से जब आपको आपके पास सक्षम टीचर है, मैं कहता हूँ मेरे अलावा और भी टीचर से आप गाइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास ऑनलाइन सब कुछ है, आप यूट्यूब को यूज तो करो सही तरीके से, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो कॉलेज का टीचर है या मैं हूं, सब कुछ सक्षम है, बस आपको उनको सही तरीके से यूज करना है। रिसोर्सेस लिमिटेड रखो और उनको सही तरीके से यूज करो, यही एकमात्र उपाय है बिल्कुल। और ये बहुत अचूक उपाय है आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है और आपके काम की लगती है तो डेफिनेटली आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको बेल आइकन प्रेस भी करना चाहिए। क्यों बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आती है, तो आपके पास कोई वीडियोस मिस नहीं होती है, सारी चीजें आपके पास आती रहती हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का भला होगा, जो लोग बेवजह कोचिंग के चक्कर में परेशान होते हैं, जो बेवजह इतना परेशान होते हैं, मोरल उनका जो है बिल्कुल डाउन रहता है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों के टीचर बहुत अच्छे हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, इन्वर्टर अड्डा के नाम से पेज है इन्वर्टर। और आपके इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, वो पोस्ट क्वेश्चन है अपने आप में, और एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं वो 4-4 क्वेश्चन होते हैं अपने आप में। ट्विटर पर आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे सारी चीजें मैंने प्लेलिस्ट को आप चैनल को बिल्कुल यूज करिए, प्लेलिस्ट को, सारी प्लेलिस्ट को आप देखो, हर चीज मैंने पढ़ाई के अलावा भी बहुत करियर में गाइडेंस, जॉब वगैरह हर चीज, स्कोप फार्मेसी, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसमें कर रखी है, सब कुछ। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, सारी चीजें पीडीएफ वगैरह भी डाल देता रहता हूँ, तो आपको काफी बेनिफिट वहां से मिलेगा, ठीक है। आप इस चीज को थोड़ा सा मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है इसको फायदा लीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे।